देव क्लासेस में सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। आज जितने भी भाई बहन अपने जो अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी में लगे हैं उन सभी लोगों के लिए ये वीडियो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे प्रश्नों का कलेक्शन है जिनसे जुड़े हुए मैं और यहाँ तक कह दूँ कि जो हूबहू आपको प्रश्न आपको पेपरों में मिलते हैं और मिल भी सकते हैं। ये सारे प्रश्न पेपरों की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। चाइल्ड पेडागोजी की आज हम बात करेंगे और इसकी 20 सीरीज हो चुकी हैं। ये लगातार श्रृंखला चल रही है। 100 सीरीज हम लोग इसकी कंप्लीट करेंगे और इसके बाद में जितने भी प्रश्न हम आपको देंगे, ठीक है, ये इन प्रश्नों से ही मैक्सिमम प्रश्न आपके फंस जाने वाले हैं। और इस सीरीज को करने के बाद में यदि आप स्वयं किसी भी अनसोल्ड किसी भी पेपर सेट को हल करते हैं तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो होंगे जो कि इन प्रश्नों से रिलेट करेंगे, तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये कितने महत्वपूर्ण होंगे। देखते हैं 75 तक हो चुके हैं। कहते हैं विकास के अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। 76 है आपका। विकास के अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। जेम्स ड्रेवर ने किया था, रॉबर्ट रिचर्ड सीयर्स ने किया था, क्लार्क हल ने किया था, फिर मैकडूगल ने किया था। इसमें से कौन होगा। जेम्स ड्रेवर है या फिर रॉबर्ट रिचर्ड सीयर्स है, क्लार्क हल है या फिर मैकडूगल है। इनमें से कौन सा सही होगा ये बताइए। आप कमेंट में आंसर देने का प्रयास करिए। सही गलत की चिंता नहीं है, सही होगा तो भी बेहतर है, लेकिन जिन प्रश्नों को आप गलत मार्क करेंगे जीवन में, मैं बता दूं, वो प्रश्न पहले याद होते हैं। यदि आपसे कोई प्रश्न गलत भी होगा तो वो प्रश्न सबसे पहले आपको तैयार होगा, इसलिए आप विकल्प का जो भी आंसर है आपको वो दिया करिए। 76 का आपका बी नंबर सही होगा, रॉबर्ट रिचर्ड सीयर्स। तो विकल्प नंबर आपका बी सही हो जाता है यहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं। कहते हैं विद्यालय द्वारा बालक का समाजीकरण निम्न में से किस कारक पर सबसे अधिक निर्भर करता है। विद्यालय द्वारा बालक का समीकरण किस पर निर्भर करता है, मतलब विद्यालय द्वारा किन किन चीज़ों को हम लोग मानते हैं कि बालक पर असर कर रहा है। सामुदायिक भावना का विकास होता है, पाठ्यक्रम का विकास होता है, या पाठ्यांतर कार्यक्रम का होता है, या फिर अनुशासन का होता है। तो इसमें जो विद्यालय में जो बात होती है, विद्यालय में और अकेले पढ़ने में सिर्फ एक अंतर होता है कि अकेले में हम लोग सामुदायिक भावना का विकास नहीं कर पाते हैं। पाठ्यक्रम तो हम अकेले भी कर सकते हैं, अनुशासन हम लोग घर पे रह के भी सीख सकते हैं, लेकिन सामुदायिक भावना का विकास बालक में सिर्फ विद्यालय में ही हो सकता है। तो इसलिए विकल्प नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कहते हैं यदि आप एक संवेगात्मक रूप से असंतुलित बालक को पढ़ाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। उसके व्यवहारिक त्रुटि का ज्ञान कराएं, उसके त्रुटि युक्त व्यवहार को स्वीकृत न करें, उसके नकारात्मक व्यवहार के प्रति दंडित करें। देखिए, दंड नाम का शब्द तो है नहीं है पेडागोजी में, ये तो होगा ही नहीं। उसके समक्ष अन्य उत्तम छात्रों का उदाहरण प्रस्तुत करें। तो सब कुछ अपनी जगह पर सही है, ये तो गलत है आपका बिल्कुल भी। उसके समक्ष इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि असंतुलित बालक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने संतुलित को उसके सामने खड़ा कर दिए। उसके व्यवहारिक त्रुटि का ज्ञान कराना होगा, लेकिन सबसे पहले चीज़ क्या है कि उसके त्रुटि युक्त व्यवहार को स्वीकृत न करें। ठीक है, यदि वो इस प्रकार का व्यवहार करता है तो उसको आप स्वीकार न करें, उसको उस चीज़ के लिए सुधारने का प्रयास करें। तो आपका विकल्प नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है। कहते हैं उचित संवेगात्मक संतुलन का अनिवार्य घटक है। उचित संवेगात्मक संतुलन का अनिवार्य घटक है 79। कहता है संवेगात्मक घटना के प्रति अनुकूलन तथा सामाजिक नियमों के संदर्भ में अनुक्रिया इसका अनिवार्य घटक है, या फिर संवेगों के आधार पर जीवन में दुख, दर्द, प्रसन्नता, क्षणों का एहसास, यह आपका अनिवार्य घटक है, या फिर आत्मसम्मान की रक्षा हेतु आक्रामकता, ये आपका है, या फिर सुनियोजित नियंत्रण ताकि संवेग प्रत्येक कार्य में हस्तक्षेप न करे, ये आपका अनिवार्य घटक है। तो अपने हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट आपका ये बन रहा है, क्योंकि संवेगात्मक घटना के प्रति अनुकूलन करना होगा और सामाजिक नियमों के संदर्भ में अनुक्रिया भी करनी होगी। तो आपका सही आंसर आपका यही हो रहा है यहाँ पे। तो विकल्प नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। कहते हैं छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु क्या करेंगे।
80 नंबर है। कहते छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु आप क्या करेंगे, उनके सामने उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, उनके सम्मुख वास्तविक स्थिति प्रस्तुत करेंगे, श्रम के महत्व पर भाषण देंगे। तो भाषण नाम का शब्द भी अपने पेडागोजी में नहीं है। स्वयं श्रम संबंधित कार्य करेंगे। देखिए, यदि आप किसी छात्र से श्रम का महत्व क्या है ये चीज़ आप प्रस्तुत करना चाहते हैं, आप उन्हें बताना चाहते हैं, तो सिर्फ उदाहरण प्रस्तुत करने से उसका काम चलने वाला नहीं है। ठीक है, और वास्तविक स्थिति से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। भाषण तो हम लोग दे ही नहीं सकते हैं, लेकिन यदि हम स्वयं श्रम करने लगेंगे और श्रम से संबंधित कार्य करने लगेंगे तो हम उनको उसके लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो विकल्प नंबर यहाँ पर आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। 81 कहता है मानव व्यवहार का विकास निम्नलिखित में इससे किस पर निर्भर करता है। 81 कहता है आनुवांशिक पर, पर्यावरण पर, या फिर इन दोनों पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो मानव व्यवहार होता है ये हमें इसके पहले भी एक आंसर आ चुका है, ये आनुवांशिक और पर्यावरण दोनों पर निर्भर करता है। तो विकल्प नंबर हमारा यही सही हो जाएगा, सी नंबर। अगला प्रश्न है 82 कहता है मानव व्यवहार का विकास निम्नलिखित में से किस कारकों पर निर्भर करता है। अभिवृद्धि पर, परिपक्वन पर, विकास पर, या फिर उपरोक्त सभी। तो जो मानव व्यवहार होता है अभिवृद्धि पर भी होता है, परिपक्वता पर भी होता है, विकास पर भी होता है, इसलिए हमारा विकल्प उपरोक्त सभी बिल्कुल सही हो जाता है। तो विकल्प नंबर इसमें डी सही होगा। अगला है बाल व्यवहार में परिवर्तनों का कारण क्या है। ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाल व्यवहार में परिवर्तनों का क्या कारण है। प्राथमिक रूप से परिपक्वता, केवल परिपक्वता, अधिगम एवं परिपक्वता दोनों की उचित मात्रा, या फिर केवल अधिगम। तो इसमें आपको दोनों चीज़ों की आवश्यकता, अधिगम की भी आवश्यकता है और परिपक्वता की। अकेले इसमें भी काम नहीं चलेगा, अकेले इसमें भी काम नहीं चलेगा, और केवल अधिगम में काम नहीं चलेगा। इसलिए हमारा विकल्प नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है, अधिगम एवं परिपक्वता दोनों। अगला 84 देखिए, कहता है बालक के शारीरिक विकास की दर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है। पूर्ण रूपेण उसके वंशानुक्रम की संरचना पर, या फिर प्राथमिक रूप से वंशानुक्रम की संरचना जो कि पर्यावरणीय प्रभावों से युक्त होती है उस पर, या फिर प्राथमिक रूप से उन पर्यावरणीय प्रभावों पर जो वंशानुक्रम की सीमाओं से युक्त हैं, या फिर वंशानुक्रम एवं वातावरण के अनिश्चित प्रभावों पर। तो ये आपका तो बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, और कहते हैं सीमाओं, प्राथमिक रूप से उन पर्यावरणीय प्रभावों पर जो वंशानुक्रम की सीमाओं से युक्त है। सीमा वाला भी कुछ शब्द सूट नहीं करता है इन चीज़ों में, क्योंकि पेडागोजी में कुछ शब्दों को बिल्कुल अलग किया गया है, जैसे आपका मारपीट से संबंधित हो गया, और इसमें सीमाएं हो गई, इन चीज़ों को अलग किया गया है। इसमें अगला है प्राथमिक रूप से वंशानुक्रम की संरचना जो कि पर्यावरणीय प्रभाव से युक्त है। यही आपका एक सही आंसर है, क्योंकि जो पर्यावरण से युक्त है ऐसी संरचना विकास की दर को प्रभावित करती है। अगला है 85 कहते हैं छात्रों के उचित विकास की दृष्टि से विद्यालय में किस चीज़ की आवश्यकता है। खेल का मैदान हो, अध्यापकों के लिए उचित व्यवस्था हो, विद्यालय में अच्छा पुस्तकालय हो, या विद्यालय के कक्ष उचित हों। तो उचित विकास की दृष्टि से यदि हम बात करें तो देखिए, खेल का मैदान तो सब जगह होता है, अध्यापकों के लिए व्यवस्थाएं छोड़िए, लेकिन यदि विद्यालय में एक अच्छा पुस्तकालय होगा तो वहाँ पर विकास की दृष्टि से ये चीज़ें अति आवश्यक हो जाती हैं और बेहतर भी हैं। तो विकल्प नंबर हमारा सी ही सही आंसर हो जाता है। 86 देखिए, कहते हैं छात्रों के उचित विकास की दृष्टि से विद्यालय में किस चीज़ की आवश्यकता है। नहीं, ये तो हो गया आपका। कहते हैं आजकल शिक्षा में प्रचलित प्रवृत्ति है कि क्या प्रचलित प्रवृत्ति है। देखिए, कहते हैं बालकों की विकास वृद्धि का मूल्यांकन उनके व्यवहार के माध्यम से किया जाए। बात ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो बालकों के विकास वृद्धि का मूल्यांकन है उनके व्यवहार से ही हो जाता है। लेकिन आगे भी देखते हैं, छात्रों पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण लागू ना किया जाए। ये तो बहुत गलत चीज़ है। अगर नियंत्रण ना होगा तो फिर कहीं ना कहीं वो गड़बड़ हो जाएगा। छात्रों पर अधिक प्रभावी अनुशासन नियम लागू किए जाएँ। ज़्यादा प्रभावी भी हम नहीं लगा सकते हैं। छात्रों के पाठ्यक्रम को सुदृढ़ किया जाए।
सुधारा जाए। तो ये भी आपका ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो बेहतर आंसर है पहले और चौथे में, इसमें से आपका पहला आंसर बिल्कुल सही है। बालकों के विकास वृद्धि का मूल्यांकन उनके व्यवहार के आधार पर किया जाए। तो विकल्प नंबर आपका ए सही हो जाता है 86 में। 87 देखिए, कहते हैं एक बालक किसी समय जो विकास प्रकट करता है वह वास्तविक रूप से परिणाम होता है। किस चीज़ का परिणाम होता है? कहता है वह अनुभव का जो उसे प्राप्त होता है या फिर उस पर प्रभाव डालने वाले वातावरण एवं आनुवांशिक कारणों का योगफल होता है। उस पर पड़ने वाले सामाजिक दबाव तो हो ही नहीं सकता, इसको काट दीजिए। उसे अभिवृद्धि में सहायक अवसरों की प्राप्ति, ये भी आंसर आपका गलत है। 2 बचे हमारे पास में, तो आपका एक सही आंसर इसमें ये हो जाता है कि उस पर प्रभाव डालने वाले वातावरण एवं आनुवांशिक कारणों का योगफल। अगला प्रश्न है, कहते हैं बालक का समाजीकरण करने वाली सबसे पहली संस्था कौन सी है? बालक को जो समाजीकरण की शिक्षा देती है सबसे पहली संस्था कौन सी है? घर, मंदिर, विद्यालय या फिर मित्र मंडली? तो देखिए, बालक जो सीखता है सबसे पहले अपने घर से सीखता है, इसलिए आंसर भी आपका यही सही होता है। अगला 89 देखिए, कहते किसने कहा था कि व्यक्ति के पर्यावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान ही मनोविज्ञान है? स्किनर ने कहा था, मन ने कहा था, बोरिंग ने कहा था या फिर वुडवर्थ ने कहा था? तो ये आपका वुडवर्थ ने कहा था कि व्यक्ति के पर्यावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान ही मनोविज्ञान है। ये आपका वुडवर्थ ने कहा था, इसलिए विकल्प नंबर हमारा डी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है जो देखते हैं, नब्बे नंबर है ये 90। भारत में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की सर्वप्रथम स्थापना कब हुई थी? भारत में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की सबसे पहले स्थापना कब हुई थी? 1935 में, 1854 में, 1916 में या फिर 1925 में? तो इसका सही आंसर है आपका 1916 में सबसे पहले मनोविज्ञान की प्रयोगशाला भारत में बनी थी। विकल्प नंबर सी सही होगा इसमें। 91 देखिए, कहते हैं मनोविज्ञान की परिभाषा कहाँ से आरंभ होती है? 91, आत्मा से, मन से, चेतना से या फिर व्यवहार से? तो मनोविज्ञान की परिभाषा कहाँ से प्रारंभ होती है? आत्मा से प्रारंभ होती है। ठीक है, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान भी बोला गया है, इसलिए विकल्प नंबर भी आपका ए यहाँ पर सही हो जाता है। सभी छात्रों से अनुरोध है कि जितने भी व्यक्ति इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, आपसे अनुरोध है कि एक बार आप वीडियो को वास्तव में अगर पसंद किया तो लाइक ज़रूर करें। यदि आपको चीज़ें बेहतर लग रही हैं तो कमेंट में कुछ ना कुछ राय ज़रूर दें। यदि आप चैनल में नए हैं और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, ताकि हमारे द्वारा दिया गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जाता रहे और आप समय समय पर अपने अध्ययन करते रहें। इसके अतिरिक्त जितने भी बच्चे यूपी टेट, सी टेट या किसी भी अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यदि उन्हें ई नोट्स की आवश्यकता है तो आप कमेंट बॉक्स में उस चीज़ को लिखिए और अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए। बिल्कुल निःशुल्क बुक्स हैं अपने पास, ई नोट्स हैं अपने पास में जो आप तक उपलब्ध कराई जाएंगी, जो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बस एक छोटा सा काम आपकी तरफ से होना चाहिए कि आप यदि नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, यदि पुराने हैं तो मैक्सिमम दोस्तों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक व्यक्ति इन चीज़ों का बेनिफिट ले सकें। धन्यवाद। आगे देखते हैं 92 नंबर, कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र के अंतर्गत किन संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है? जन समूह के वाद विवादों का अध्ययन किया जाता है। तो ये तो बड़ी गलत बात है, क्योंकि अगर मनोविज्ञान में वाद विवाद होगा तो फिर पढ़ेगा क्या बच्चा? शिक्षा नीति का अध्ययन, संसारिक विपदाओं का, तो विपदा भी नहीं होगी इसमें। ठीक है, और बचे 2 शिक्षा नीति का अध्ययन और शिक्षार्थी एवं शिक्षक संबंधी अध्ययन। तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाता है, क्योंकि शिक्षार्थी मतलब कहीं ना कहीं विद्यार्थी और शिक्षक संबंधी अध्ययन होता है मनोविज्ञान के अंतर्गत। तो विकल्प नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाता है यहाँ पर। अगला 93, कहते हैं प्राचीन भारतीय मनोविज्ञान में मुख्य रूप से किसका अध्ययन किया जाता है? 93,
इंद्रियों का, चेतना का, व्यवहार का या मस्तिष्क का? प्राचीन भारतीय मनोविज्ञान में इंद्रियों का अध्ययन किया जाता है, इसलिए विकल्प नंबर हमारा ए सही हो जाता है यहाँ पर। कहते हैं फ्रायड द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा है? फ्रायड द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा है? कहते हैं मूल प्रवृत्त्यात्मक, आत्मीकरण, मनोविश्लेषणात्मक या प्रेरणा आपूर्ति सिद्धांत 94। तो ये आपका है आपका मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत है वो फ्रायड द्वारा दिया गया था, इसलिए विकल्प नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगला है, कहता है एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? 95। एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? माता पिता द्वारा प्रदत्त घरेलू शिक्षा, विद्यालय शिक्षा या फिर आंतरिक शक्ति का विकास व उसकी अभिरुचि। तो ध्यान दीजिएगा, एजुकेशन का मतलब सिर्फ पढ़ाई से नहीं होता है, शिक्षा से नहीं होता है। एजुकेशन का अर्थ होता है उसकी आंतरिक शक्ति से जिसका विकास हो रहा है और उसकी अभिरुचि से। तो आप इसका सही आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा, आंतरिक शक्ति का विकास एवं उसकी अभिरुचि, ये कहलाती है एजुकेशन। 96 कहता है मनोविज्ञान केवल मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान सिर्फ मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, शारीरिक का नहीं। ये कथन किसने बोला था? जलोटा ने बोला था, क्रो एंड क्रो ने बोला था, जेम्स ड्रेवर ने बोला था या पिल्सबरी ने बोला था? तो मनोविज्ञान केवल मानसिक क्रियाओं का अध्ययन है, शारीरिक नहीं, ये बात बोली थी आपके जलोटा जी ने। तो विकल्प नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाता है, 96 का ए नंबर। अगला प्रश्न है, कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी के अनुसार शिक्षा है। शिक्षा 97 है। जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो अध्यापकों की तैयारी के अनुसार शिक्षा है, यह कथन किसने बोला था? वुडवर्थ ने बोला था, स्किनर ने बोला था, कुप्पू स्वामी ने बोला था या स्पेंसर ने बोला था? तो इसका सही आंसर है आपको स्किनर का बोला हुआ ये कथन है कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी के अनुसार शिक्षा है। अगला प्रश्न है, कहते हैं शिक्षा व्यक्ति की समस्त पूर्णतः का विकास है जिसके वह योग्य है। ये बात किसने बोली थी? फ्रोबेल ने, कांट ने, महात्मा गांधी ने या फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने? तो ये बोली थी आपकी कांट ने। तो विकल्प नंबर हमारा बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। देखिए समय बर्बाद न करते हुए फटाफट हम भी आपको एक के बाद एक से एक बढ़कर प्रश्न उपलब्ध करा रहे हैं। बस आप भी देरी न करिए, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करिए, अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो फटाफट प्रेस करिए और मैक्सिमम दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। 99 देखिए, कहता है मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? विशेषज्ञ, ये बात बिल्कुल सही है। विषय विशेषज्ञ के द्वारा ही विषय वस्तु दी जाती है। निरीक्षक उसका निरीक्षण करता है और मनोवैज्ञानिक उसमें विचार विमर्श करता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं तीनों लोग शामिल हैं, तो सही आंसर हो जाता है आपका उपरोक्त सभी। अगला है, कहता है मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से क्या है? मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से क्या है? मनस, व्यवहार, आत्मा या मनुष्य? तो जो मनोविज्ञान है वो आपका व्यवहार का विज्ञान है, इसलिए आपके व्यवहार ही सही आंसर हो जाता है। तो विकल्प नंबर सी सही होगा इसमें। तो आज के इस वीडियो में इस टॉपिक में बस इतना ही। मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में एक अगले प्रश्नों की सीरीज़ के साथ में, क्योंकि एक लंबी श्रृंखला है, देख सकते हैं आप इसमें लगातार प्रश्नों की बहुत लंबी श्रृंखला जो हम आपको देने जा रहे हैं। ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। आप किसी भी अध्यापक भर्ती परीक्षा में बैठना चाहते हैं, यदि आपने इन प्रश्नों के कलेक्शन को कंप्लीट किया है तो 99% गारंटी है कि आपके प्रश्न फंसेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा, आपको हमारे द्वारा दी गई चीज़ें कैसी लगीं, आप फीडबैक में ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में जाकर। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।